नमस्ते, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन है। तो आपको एक कक्षा प्रारंभ हो गई है। आप देख सकते हैं कि हम लोग बाबूराम सक्सेना का व्याकरण पढ़ रहे हैं और संधि प्रकरण चल रहा है हम लोगों का। तो संधि प्रकरण में हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं क्या, प्रगृ प्रगृ प्रकृत भाव संधि पढ़ रहे हैं। ऐसा सूत्र हम लोगों के चल रहा है। तो देखा जाए, इंग पदांतादत् सर्वत्र विभाषा गो अवंग स्फोटायनस इंद्रे च प्लुत प्रग्रहाच नित्यम एदु द्विवचनम प्रगृहम। सब पढ़ लिए हैं। इसके बाद लिखा है, अगला है अदसोमात और निपात एकाच अनंग। अदसोमात भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज पढ़ना क्या है हम लोगों को, ये अदसोमात पढ़ना। अभी देखिए ये हल संधि का चल रहा है ना, लेकिन हल संधि नहीं है अभी। इसके पहले 2-3 सूत्र के बाद हल संधि आ जाएगी। तो अदसोमात 5-6 यहाँ पे अदसोमात तो हो गया था। हाँ, ये आपको पढ़ना था। निपात एकाच अनंग, यही लिखा है। निपात एकाच अनंग का ये वाली परिभाषा है। ये आप बाबूराम सक्सेना खोलिए तो आपको दिखेगा। इसमें लिखा है निपात एकाच अनंग। देखिए यहाँ पर ये सूत्र यहाँ है, ये यहाँ है निपात एकाच अनंग। ये इसकी परिभाषा आपको यहाँ मिलेगी। मतलब एक पेज पे पूरा नहीं आ पाता प्यारे, इसलिए दिक्कत होती है। लिखा है आंग के अतिरिक्त, मतलब आंग को छोड़कर अन्य एक स्वरात्मक निपातों अर्थात अव्ययों की भी प्रगृह संज्ञा होती है। क्या कहा, निपात एकाच अनंग, निपात एका अच अनंग। कहा कि आंग के अतिरिक्त, बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं, अन्य एक स्वरात्मक मतलब एक स्वर वाला निपातों की अव्ययों की प्रगृह संज्ञा होती है। और प्रगृह संज्ञा जब होती है तो प्रगृह संज्ञा का मतलब है फिर प्रकृति भाव हो जाएगा, संधि कार्य नहीं होगी। अभी आप इसके पहले अदसोमात पढ़ के आए थे। क्या पढ़े थे, अदसोमात पढ़े थे। अदसोमात क्या कहता है, आप प्रगृह संज्ञक सूत्र की प्रकृति कहाँ से पढ़ रहे हैं। आप प्लुत प्रगृहाच नित्यम से शुरू किए हैं। प्लुत प्रगृहाच नित्यम ये जो सूत्र है ये विधि सूत्र है। ये प्रकृत भाव कर देता है, नित्य रूप से प्रकृत भाव करता है। इसके बाद आपने सूत्र पढ़ा था ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम। ये कहता है कि ईत ऊत एत इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन में हो तो प्रगृह संज्ञक हो जाए और प्लुत प्रगृहाच नित्यम से प्रकृत भाव हो जाए। अब ये बातें जैसे आपने पढ़ा था असौ अमु, ये गंगे अमु पढ़ा था हमने, गंगे अमु। और कुछ उदाहरण, और इसका उदाहरण आपने देखा था अमी ईसा, गंगे अमु और विष्णु हरि एतौ, विष्णु इमौ, पचेते इमौ। ये एदु दे द्विवचनम प्रगृहम पढ़ा था। इसके बाद आपने पढ़ा अदसोमात। वो कहता है कि जब अदस शब्द के मकार के बाद ई या ऊ आए तो भी प्रगृह संज्ञक हो जाए। जैसे आपने पढ़ा था अमीषा और अमु आसाते। तो अदस शब्द का अमीषा माँ का जो ई है वो क्या है, अदस शब्द का इकारांत है, वो प्रगृह हो गया। तो यहाँ पर भी कोई संधि कार्य नहीं हुई, नहीं तो दीर्घ संधि हो सकती थी। उसी प्रकार से अमु ईशा अमूषा, अमूषा भी आपका, यह भी अमुधन ईशा अमुधन आसाते है। तो हमने आपको बताया था राम कृष्ण वमु आसाते, ऐसा करके बताया, लेकिन बाबूराम सक्सेना ने केवल अमु आसाते कहा था। अब आप प्रगृह संज्ञक का अभी प्रसंग चल ही रहा है, तो प्रगृह संज्ञक में आप अब पढ़ रहे हो अदसो एका निपात एकाच अनंग। अब ये कहते हैं आंग के अतिरिक्त अन्य स्वरात्मक निपातों अव्ययों की प्रगृह संज्ञा होती है, जैसे ई इंद्र उ उमेशः और आ एवं नु मन से। ये बात कहे। इसके बाद हम लोगों को ओत पढ़ना है, जब निपात ओकारांत हो तो आ को प्रगृह हो जाए। और इसके बाद हम फिर आपका एक पढ़ना है संज्ञा शब्दों के संबोधन के संबुद्धो शाकल्य तावनार्थ, ये पढ़ना है। तो ये पढ़ लेंगे तो आज स्वर संधि समाप्त हो जाएगी। चलिए अब हम आपको सीधे ले चलते हैं कहाँ पर, जो पढ़ना है निपात एकाच
एकाजनांग। ये निपात एकाजनांग क्या है? ये प्रगृह संज्ञा सूत्र है। ये क्या है? प्रगृह संज्ञा सूत्र। क्या है प्रगृह संज्ञा सूत्र? निपात एकाज नांग। निपात एकाज नांग। निपात एकाज नांग 1-1-14। 1-1-14 यह अष्टाध्यायी के पहले पाद के पहले अध्याय का 14वां सूत्र है, निपात एकाच अनांग। ठीक है, निपात एकाच अनांग एकाच शब्द है। एक चा असौ, थोड़ा सा देख लीजिए। इन्होंने कहा कि निपात एकाच अनांग मतलब एक चा असौ, ये लिखा है ना, तो एक चाशौ अच बराबर यहां पर एक चासौ अच हो जाएगा एकाच। क्या हो जाएगा? एकाच। और यहां पर क्या हो जाएगा? एकाच में कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। एक चा असौ अच बराबर एकाच, कर्मधारय समास हो जाएगा। और आगे कहा अनांग, इसको भी देखें। न अंग इति अनांग। न अंग इति अनांग कौन सा समास होगा? नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। बाबूराम सक्सेना ये सब बातें तो नहीं बताते, लेकिन हम आपसे थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हुए चलते हैं। आपसे सवाल बन सकता है तो देख सकते हैं। पूछ सकता आपसे एकाच में कौन सा समास है, तो एक चा असौ अच। एकाच मतलब एक है अच, एक अच वाला एकाच। और न इति अंग अनांग लिखा है, एकाच अनांग, तो अनांग लिखा है मतलब न अंग इति अनांग। यहाँ अनांग का अर्थ क्या है, अब आपको ये मत समझना है। यहाँ अनांग का अर्थ क्या होगा? एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अनांग, अनांग का मतलब आंग वर्ज। आंग वर्ज, आंग वर्ज मतलब आंग को छोड़कर या आंग के अतिरिक्त, आंग को आप छोड़कर। इसीलिए कहा अनांग। और ये निपात क्या है? निपात, ये जो निपात है ये निपात संज्ञा हो जाएगी। तब कौन सी संज्ञा हो जाएगी? एक अच वाले निपात की। निपात बने एक अच वाले निपात की प्रगृह संज्ञा होगी। आंग के अतिरिक्त अन्य स्वरात्मक निपातों की प्रगृह संज्ञा होगी। निपात क्या है अभी आपको पता चलेगा। निपात क्या होते हैं? सवाल खड़ा है, कई सवाल है इसमें कि निपात अब आ गया, निपात क्या है, तो निपात को बताएंगे। अब इसको आप देखिए कि निपात क्या है। चलें देखा जाए निपात क्या है। निपात, तो निपात के लिए एक सूत्र आता है, कहते हैं कि चादयो असत्वे। आपको बस समय से बता देते हैं। चादयो असत्वे, देखिए निपात को यहां बता रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा यही समझ लेना। निपात चादयो असत्वे, चादयो असत्वे एक सूत्र है, यह निपात करता है, निपात की संज्ञा करता है। अब इसमें चादी है, चादी, एक चादी एक गण है, गण माने समूह। तो चादी गण में कुछ शब्द रखे जाते हैं, जैसे गण रखते हैं ना, पाणिनि इत्यादि गण रख देते हैं। तो चादी में एक गण है, उस गण में कुछ शब्द आते हैं,
जो चादि गण के अंतर्गत आते हैं, और वो शब्द यदि उसमें आ जाते हैं तो उनकी निपात संज्ञा हो जाती है, और जब निपात हो जाती है तो फिर वह प्रगृह हो जाता है। यहाँ पर एदु दे द्विवचनम प्रगृहम से प्रगृह की अनुवृत्ति आई है, तो आपका बन गया निपात एकाचनांग। जब निपात हो जाएगा तो फिर वहां संधि कार्य नहीं होगी, मतलब प्रगृह हो जाएगा तो फिर संधि कार्य नहीं होगा। अब निपात में, निपात कहता है उसमें कि अद्रव्यार्थ शादयो निपाता स्युः, मतलब द्रव्य अर्थ न होने पर च आदि निपात संज्ञक होते हैं। यहां कह सकते हैं आप द्रव्य अर्थ न होने पर च आदि निपात संज्ञक होते हैं। जैसे निपात शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे च वा ही आ, जैसे च वा ही आ बरा, ये सब क्या है? ये सब निपात हैं। बात समझ में आई वो आपको? नहीं तो आप कहते कि निपात क्या होता है। अब ये निपात है, हम ऐसे सीधे सीधे कहें जिस शब्द में लिंग और संख्या होता है वह द्रव्य कहलाता है। ऐसी भाषा समझें, जिस शब्द में लिंग और संख्या होता है वह द्रव्य कहलाता है, और जिसमें लिंग और संख्या से कोई संबंध नहीं होता वह आपका अद्रव्य कहलाता है ना। तो अद्रव्य के अंतर्गत क्या आपका आएगा? ये अद्रव्य है, ये अद्रव्य अर्थ न, द्रव्य अर्थ न होने पर च आदि निपात होते हैं। मतलब ये च वा ही आ ये निपात है, मतलब ये अद्रव्य है, ऐसा आप यहीं लिख लीजिए। ये क्या है? ये अद्रव्य है, ये अद्रव्य है। और जो द्रव्य है वो द्रव्य में आता है आपका पशु, मनुष्य, पुस्तक, घर। पशु, मनुष्य, पुस्तक, घर, ये सब क्या हैं? ये आपके, ये सब द्रव्य हैं, मतलब इनकी निपात संज्ञा नहीं हो सकती। लेकिन जैसे च वा ही आ है ये अद्रव्य हैं, अद्रव्य हैं मतलब जिसका, जिस शब्द में लिंग और संख्या हो, जिस शब्द में लिंग हो और संख्या हो वह क्या होते हैं? वह द्रव्य कहलाते हैं। तो देखिए पशु में लिंग है, मनुष्य में लिंग है, पुस्तक में लिंग है, घर है, इस सब में लिंग है और संख्या भी हो सकती है, तो वो द्रव्य कहलाएं। और जिसमें कोई लिंग नहीं है, च में कोई लिंग नहीं, वा में कोई लिंग नहीं, ही में कोई लिंग नहीं, आ में कोई लिंग नहीं है, तो क्या है? ये अद्रव्य है, और अद्रव्य है निपात है। कौन किया निपात? चादयो असत्वे शोत्र कर दिया। आप बाबूराम सक्सेना में नहीं दिया होगा, लेकिन ये हम बता रहे हैं आपको, इसलिए निपात लिख दिया, निपात एकाच अनंग। अब आप ये समझ गए कि एकाच क्या होता है। एक अच बराबर एकाच, ठीक। और अनंग क्या होता है? न आंग इति अनंग, अनंग का अर्थ हमने बता दिया आंग को। लेकिन अब आया है बात निपात, तो निपात क्या क्या जानोगे? किसको आपके दिमाग में सवाल नहीं उठेगा कि क्या निपात होती है, क्या निपात किसको कहते हैं? निपात का सूत्र है चादयो असत्वे पात संज्ञा है किसकी? मतलब अद्रव्यों। अद्रव्य कौन है? च वा ही आ ये अद्रव्य है। ये चादि गण में शब्द आते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इनकी निपात संज्ञा हो जाएगी। जैसे ई आ शब्द है तो आ की निपात संज्ञा हो गई, लेकिन आंग की नहीं, इसीलिए कहा आंग वर्ज, अनांग कहा, माने आंग को छोड़कर जब प्रगृह संज्ञा हो। अब इतनी बात आपको समझ में। अब इसकी परिभाषा देखें, बात एकाच अनांग समझ गए ना। अब इसकी आप परिभाषा देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि परिभाषा क्या कह रही है। बात एकाच अनांग की परिभाषा क्या कह रही? बाबूराम सक्सेना ने भी कहा, तो आप लिख लीजिए कि एक अच वाला निपात प्रगृह संज्ञक होता है। एक अच वाला निपात एक अच
वाला पात प्रगृह संज्ञक होता है। एक अच वाला निपात प्रगृह संज्ञक होता है, किंतु आंग को छोड़कर। तो आंग को एक अच वाला निपात प्रगृह संज्ञक होता है, किंतु आंग को छोड़कर। ठीक है, अब आप उदाहरण देखें। चलिए उदाहरण देखें तो आपको अभी पूरा समझ। जैसे ई इंद्र, ई प्लस इंद्र कर लें। अब देखिए ई इंद्र, अब यहां पर के बाद ई आया, अब सब कुछ भूल जाए, अब पिछला याद करिए। ई के बाद ई आया तो जब सवर्ण दीर्घ सूत्र क्या कहता है, आ के बाद अ आए, के बाद ई आए, के बाद उ आए, तो कौन सी संधि हो? संधि। तो ई के बाद ई आ गया, तो यहाँ अक सवर्ण दीर्घ सूत्र लग जाता तो ग्रह बन जाता। क्या बन जाता? ग्रह। ग्रह से लिखा होगा आपकी किताब में, लिखा कि नहीं लिखा? ई इंद्र, यहाँ पर लिखा ना ई इंद्र, तो ये इंद्र बन जाता। जब अक सवर्ण दीर्घ सूत्र लग जाता तो ये क्या इंद्र शब्द गलत नहीं? इंद्र, इंद्र कहाँ होता है? इंद्र ही होता है, इसलिए ये गलत बन जाता प्यारे। इसलिए अक सवर्ण दीर्घ सूत्र को रोक दिया। किसने रोका? इसने रोका निपात एकाच अनांग। रोक करके क्या कर दिया, इसकी ई और इंद्र में जो ये ई है, ये जो ई आप देख रहे हो, इसकी निपात संज्ञा हो, इसकी निपात संज्ञा हो। ये निपात है, निपात संज्ञा है, निपात है। और जब निपात है प्रगृह संज्ञक। जब निपात है तब क्या हो गया? प्रगृह संज्ञक। और ये प्रगृह कहां से आया? द्विवचनम प्रगृहम से अनुवृत्ति चली आ। प्रगृह संज्ञक, प्रगृह का मतलब ही होता है प्रकृति भाव। जब निपात हो गया, अभी आपको बताया, अब आपका सवाल खड़ा होता कि निपात क्या कहलाता है? बात यही है, एक अच वाला, ये जो ई है ना, ये एक अच वाला है, मतलब एक स्वर है, ये एकाच, यही है एक, एक अच, एक अच यही है। अब इसकी निपात संज्ञा चादय व सत्वे कहता है। तो अद्रव्य है, इसमें कोई संख्या ना हो, कोई ना हो, वो आपके अद्रव्य है। और अद्रव्य जो होती है उनकी निपात संज्ञा होती है। तो ई की निपात संज्ञा हो गई, और जब निपात संज्ञा हो गई, एकाच अनांग ने इसको क्या कर दिया? प्रगृह संज्ञा। और जब प्रगृह संज्ञा हो गई, फिर कोई सूत्र काम नहीं करेगा। ये ऐसे बन गया जैसे था। ये कैसे बन गया आपका? ये ऐसे ही बन गया, ई इंद्र बन गया ई और ग्रह, यही आपका रह गया ग्रह। ठीक हो गया? दूसरा देखें, दूसरा उदाहरण देखें आप। दूसरा उदाहरण क्या है? हमेशा, हमेशा। अब ऊ में छोटा ऊ रहेगा कि बड़ा ऊ रहेगा? हमेशा में तो छोटा ऊ रहेगा, हमेशा। अब यहां पर अक सवर्ण दीर्घ आ रहा था, और ऊ के बाद ऊ कर देता, बना देता क्या? उमेशह कर देता। अगर उमेशह बन जाता, अक सवर्ण दीर्घ से उमेश ऐसा लिखा जाता है कि उमेश ऐसा लिखा जाता है? उमेश ऐसा ही ऐसा लिखा जाता है ना, ये गलत हो जाता अगर अक सवर्ण सूत्र लग जाता। हम तो काम कर रहा था, लेकिन रुक गया प्यारे, नहीं काम किया, तुम नहीं लगा, तो निपात एकाच अनांग में क्या लेगा? लगा ई, ए जो ऊ है एकाच है, ई एक अच है, एक अच है, एक अच है ई। और जब एक अच है, अद्रव्य है, इसकी निपात संज्ञा हो। कौन सी संज्ञा हो गई? यही आप कर लीजिए, इसकी निपात संज्ञा हो। जब निपात हुआ तो यह प्रगृह संज्ञक हो। इस
सूत्र से? एकाच अनांग से। एकाच अनांग से निपात है, ये निपात। और ये कहता क्या है? कहता एक अच वाले निपात की प्रगृह संज्ञक होता है। ये सीधे कह दिया, एक अच वाला निपात प्रगृह संज्ञक होता है। तो एक अच का ये निपात था और प्रगृह संज्ञक हो गया। तो जब प्रगृह संज्ञक हो गया तो फिर संधि कार्य नहीं होगा। जब संधि कार्य नहीं होगा तो जैसे था वैसे आपका ये उ था, आपका ऐसा रह गया शह। बन गया सह। देखिए कितना आसान है ना। बाबूराम केवल 2 लाइन लिख देते हैं, नीचे उदाहरण देते हैं, लेकिन आपको समझ में आने के लिए मास्टर बनेंगे आप भविष्य में, आपको समझ में आए यह बात तो कैसे समझ में आए? यही बात समझ में आए निपात क्या होता है। आप समझ गए निपात क्या होता है? जादय और सत्वे से निपात संज्ञा हो। जब निपात हो गया तो एकाच अनांग निपातों को प्रगृह हो गया तो फिर संधि नहीं। और एक और उदाहरण इन्होंने दिया, कहा कि आ एवं नु मन से। इसको देखें, आ एवं नु मन से। तीसरा उदाहरण, ये पहला उदाहरण था, ये आपका दूसरा उदाहरण था, तीसरा उदाहरण ये आ एवं नु मन से। आ एवं नु मन से, आ एवं नु मन से मतलब अब तुम ऐसा मानते हो। इसका अर्थ क्या है? अब तुम ऐसा मानते हो। इसका अर्थ है आ एवं नु से। अच्छा आप देखें, आ है ना, ये आ एवं नु से। अच्छा हम जब आपको पढ़ा रहे थे निपात, देखिए निपात पढ़ा रहे थे, कुछ बताए थे आपको, बताए थे ना कि निपात कौन कौन से होते हैं। ज निपात होता है, वा निपात होता है, ही निपात हो सकता है, आ निपात हो सकता है। तो आ बताया। और ये क्या कहते हैं बाबूराम सक्सेना, इसमें कहते क्या है? सूत्र कहता क्या है? कहता है आंग को छोड़कर एक अच वाला निपात प्रगृह संज्ञक होता है, किंतु आंग को छोड़कर आंग उपसर्ग है, आंग निपात नहीं है। इसलिए आंग को मना कर दिया कि आंग आ जाएगा कहीं, बात नहीं होगा और उसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। इसलिए आंग को छोड़कर, अभी देखिए ये आ है, ये तो था आंग, ये था आंग, लेकिन अंगा की इत संज्ञा हो गई, तो इत संज्ञा होकर के इसका लोप हो गया, यह केवल आ बचा। मतलब ये आंगित है। कैसे? तो नित मतलब जिस अंगा की इत संज्ञा हो गई उसको आप नित कह सकते हो, ना। तो ये आपका नित हो गया। और जब नित हो गया तो आप आ देख रहे हो, आ आपका यहां पर अब निपात बन गया। आ एवं नु मन से में ये जो आ क्या है, ये निपात हो गया। और जब निपात हो गया तो एकाच अनांग आया। एकाच अनांग कहा कि एक स्वर जो है आपका प्रगृह संज्ञक हो गया, ये जैसे था वैसे रह गया। आ एवं नु मन से, आ एवं नु मन से, नहीं तो यहां संधि कार्य हो जाती। कौन सी? आ के बाद ए आया, आ के बाद जब ए आता है तो कौन सी संधि कार्य होती है? वृद्धि संधि कार्य हो जाती है। क्या बन जाता? आ के बाद ए जब आए तो आई बन जाए तो बन जाता आइवम नु मन से, ऐसा रूप बन जाता तो गलत हो जाता। इसीलिए ये आ एवं से जैसा था, आ एवं नु मन से, ये जैसा था वैसा ही रह गया। मतलब यहाँ पर संधि कार्य नहीं हुई। प्रकृति भाव का मतलब ही होता है जैसा था वैसा रह देना, उसी को प्रकृति भाव कहते हैं, जैसे को तैसा। अब आप हमें लगता है अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से एक बार सरसरी निगाह से हम आपको जल्दी से बता दें, तुरंत आप समझ जाओगे। अब फिर से देख लो, अब तक तो कहानी बता तो सारी चीज। सूत्र है, आप पढ़ रहे हो, निपात एकाच अनांग, पात एकाच अनांग, प्रगृह संज्ञा सूत्र। सूत्र करता क्या है? सूत्र प्रगृह संज्ञा करता है।
ठीक है। अब ये किसकी करता है, लिखा कि एकाच, एकाच एक चासौ अचह बराबर एकाच में कर्मधारय समास हुआ, न आंग इति अनांग में न तत्पुरुष समास हुआ। अब ये अनांग का मतलब क्या था, अनांग का मतलब था आंग को छोड़ करके, अब आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद निपात, निपात क्या है, द्रव्य अर्थ न होने पर च आदि निपात है। च आदि का मतलब चादि है, ये चादि गण है, गण में बहुत सारे शब्द हैं। और गण क्यों बनाए जाते हैं, गण इसलिए बनाए जाते हैं कि जहां पर एक नियम लगता है वहां बहुत सारे शब्द जब आ जाए उठा के उसी गण में कर दिया जाए तो उसमें भी वह कार्य मान लेता है संस्कृत, संस्कृत। ठीक है। ये अद्रव्य जैसे चवा ही आ, ये सब क्या है, अद्रव्य, और ये निपात है। जब निपात होगा तो एकाच अनांग से उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह संज्ञा पीछे से चला आ रहा है क्योंकि आप पढ़ते चले आ रहे हो, अनुवृत्ति भी है। आप, हम ज्यादा कठिन ना बोले इसलिए आपकी भाषा है तो आप ज्यादा समझ। अगला लिखा, परिभाषा कहते हैं एक अच वाला निपात प्रगृह संज्ञक होता है किंतु आंग को छोड़ दिया। देखिए ई एक अच वाला है और ई निपात है, और जब निपात हो गया तो प्रगृह संज्ञक हो गया, कोई संधि नहीं, बन गया एवं। एक अच वाला है और उ निपात भी है, इसलिए प्रगृह संज्ञक भी हो गया, इसलिए एकाच अनांग से यहाँ पर प्रकृति भाव बन गया। इस सूत्र से बना है सब, और आ एवं मन से सूत्र से प्रकृति भाव बना है। निपात एकाच अनांग ने प्रकृति भाव कर, ये प्रगृह संज्ञा किया और प्लुत प्रगृया नित्यम से प्रकृति भाव संधि हो, ऐसा कर सकते। ठीक है, चलें एक बात आपको समझ में। अगला देखें, बाबूराम सक्सेना क्या बताए हैं उसको देखते हैं। अब ओत पढ़ना है, निपात एकाच अनांग के बाद ओत पढ़ना है, ओत, इसके बाद संबुद्धो साकल्य से तावनार्थे पढ़ना है। अब ओत को देखा जाए, नहीं पहले ओत ये क्या बताए हैं भैया, इसको देख, ओत के बारे में क्या बोले, ओत क्यों बोले हैं, जब निपात ओकारांत हो तो ओ की प्रगृह संज्ञा से अहो ईसा, इतना लिख दी। ओत क्या कहे, जब निपात ओकारांत हो मतलब उसके अंत में ओ हो तो ओ को प्रगृह संज्ञक हो जाए, तो ओ को प्रगृह संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र आया, ओत आया। अब इसको ओत के बारे में समझ लीजिए। चलिए ओत के बारे में आप समझ लीजिए, कौन सा सूत्र आप देखेंगे, यह सूत्र ओत क्या करता है, यह भी प्रगृह संज्ञा है, यह भी आपका प्रगृह क्या है, सा ओत। ओत आपका कौन सा सूत्र है, प्रगृह संज्ञा, इसकी नंबरिंग क्या है, 1 1 5, 1 1 और 5। ये ओत में, ये ओत में केवल एक विभक्ति लगी। ओत में आपसे पूछे कितने पद मिलकर बना है तो आप केवल ओत एक ही पद मिलकर के बना। ओत में प्रथमांत है, एक पद वाला सूत्र है। ओत जो है क्या है, ये प्रथमांत है, माने प्रथमा विभक्ति का है, एक पद वाला सूत्र, मतलब इसमें केवल एक ही पद है, एक ही पद है जिसको आप ओत कहते हो। ओत का मतलब क्या है, अब इसमें देखिए, इस सूत्र में पात एकाच अनांग से तथा ईदु दे द्विवचन प्रगृहम से दोनों की अनुमति आ रही है, यही हम लिख दें, पात एकाज नांग तथा तु देत द्विवचनम प्रगृहम से पात तथा प्रगृह की अनुवृत्ति आ रही है।
पीछे से अनुवृत्ति है, पड़ोसी चूल्हे से आग ले, है ना। तो यहां से पीछे से कार्य चल रहा है। अब ये इसकी परिभाषा देखें, कह रहे हैं इस सूत्र में कह रहे हैं ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा हो। क्या कहते हैं, परिभाषा देखें, कहते हैं ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। बस इतनी सी बात है, ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा केवल ओ ते ही कहते हैं। अब ये ओ क्या है, ओकारांत मतलब जिसके अंत में ओ हो, यह निपात है और उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है। ओत क्या करता, ओत केवल इतना कहता कि ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा हुई। अब इसको बनाया, ओत को निपात किसने बनाया, एकाचनांग। बात समझ में आ, इस ओ के ओ को किसने बनाया, उदाहरण देखें, उदाहरण देखें तो अभी क्लियर। एक ही उदाहरण है इसका, अहो ईसा, क्या दिए हैं उदाहरण इन्होंने, अहो ईशा, अहो प्लस शा, अर्थ क्या है, ओह ये स्वामी है, अर्थ क्या है, ओह ये, अहो ईशा, अहो ईशा, यहां पर विसर्ग लग जाए ईशा। अब देखिए, तोड़िए इसको, अ ह, अह निकला, ह में क्या लगा है, ओ, आगे क्या है, शाह। अब आप देखो, इसने क्या कहा, ओत ने कहा कि ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा होती है, ये ओ है कि नहीं है, अभी ओकारांत है कि नहीं, ह अह में के अंत में ओ लगा है तो ये ओकारांत हो गया। और ये निपात है कि नहीं, इस किसने किया, इसके पहले निपात एकाचनांग, अभी इसके तुरंत जस्ट बाद आपने जो पढ़ा है उस सूत्र के द्वारा इसकी प्रगृह, इसकी निपात संज्ञा हो गई कि निपात एकाचनांग, क्योंकि ये एक ओ क्या है, एक स्वर है, एक अच है, और ये अच जो है एकाच, एक अच है और उसकी निपात संज्ञा इसने किया, निपात एकाचनांग, ओ निपात बन गया बेचारा। और जब निपात बन गया तो ईदु द्विवचनम से प्रगृह से अनुवृत्ति चली आई। भले ये कहता है इसमें इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन हो, ऐसा नियम नहीं है यहाँ, केवल वो प्रगृह संज्ञा चली आ रही है, अनुवृत्ति की प्रगृह संज्ञा कर, ये इसकी प्रगृह संज्ञक हो गया। फाइनली बहुत कंफ्यूज मत होना, ये तो हम आपको बता रहे हैं, केवल ऐसा आपने क्यों दिया, बाकी चीजें सीधे आप, अगर आपको समझना है तो बस आपको मोटी मोटा इतनी बात समझ लो, ओत सूत्र का उदाहरण क्या है, अहो ईसा, ओत सूत्र क्या कहता है, ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा, बस इतना इतना पकड़ो। और ज्यादा समझना है, विद्वान थोड़ा बनना है, थोड़ा संस्कृत के बारे में अच्छे से समझना है, इसको बुद्धि खोलनी है, करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ेगा। तो अह ओ ईशा बन गया, जब अह ओ ईशा बन गया तो ये प्रगृह संज्ञक हो गया। फिर यहाँ पर संधि कार्य नहीं, तो पता कौन सी संधि हो जाती, यही ओ को अव आदेश हो जाता, इसी ओ को क्या हो जाता, अव आदेश हो जाता, और आगे आप उतार लेते ईशा और यहाँ कर लेते अह, एचो एवायावह लग गया, लग जाता, क्योंकि एचो एवायावह क्या करता है, ओ को अव आदेश कर जाता है, तो क्या बन जाता, ये अह बन जाता, तो अह बन जाता, और वा के मात्रा चढ़ जाती, हो जाता अहवीसा, अहवीसा बन जाता, अहसा, अहवीशा बन जाता। अब ये क्या है, अहवीशा है, गलत बन जाता, इसीलिए वो वाला सूत्र को रोक दिया, जब रोक दिया तो यह कार्य यही ठप हो गया, जो अवायावक
मार कर रहा था कि हम करेंगे। जब ये निपात है, एक अच है, प्रगृह संज्ञा हो गई, तो कोई संधि कार्य नहीं होगा, सीधे सीधे क्या होगा प्यारे, अहो ईसा था, अहो ईसा रह जाए। बस बन गया अहो ईसा, किस बना, ओत से। ओत प्रथमांत है, एक पद वाला सूत्र है, यह भी प्रगृह संज्ञा है, प्रगृह संज्ञा है, प्रगृह संज्ञा कर देता है, और चला आ रहा है प्रगृह संज्ञा, और कहा कि ओत ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा है। ये ओ जो है ओकारांत है और निपात है, और जब निपात हो गया तो ओत सूत्र ने क्या कर दिया, प्रगृह संज्ञा कर दिया, प्लुत प्रगृह से नित्यम से प्रकृत भाव हो गया, अहो ईसा बन गया। आसान था। चले इसके बाद आप देखें, अगला एक और सूत्र है, उसको देखा जाए, इसको पढ़ते हैं। कौन सा, निपात एकाचरांक पढ़ लिया, ओत पढ़ लिया, संबुद्धो साकल्य से, साकल्य से तावनार्षे पढ़ना है। संबुद्धो साकल्य तावनार्षे, ये क्या कहते हैं, कह रहे हैं संबुद्धो साकल्य से तावनार्षे, कह रहे हैं कि संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत के कार के बाद इति शब्द आवे तो संबुद्धि निमित्तिक उस वकार की विकल्प से प्रगृह संज्ञा होती है। जैसे विष्णोधन इति, विष्णु इति एक बार हो गया, फिर विष्णु इति यहां पर फिर एक बना रूप, फिर विष्णुविति एक रूप बना, मतलब ये तीन रूप बन गए। ऐसे बने, आप समझ गए बाबूराम की इस लाइन से, आप समझ गए क्या, शायद ना समझ, पता, इसीलिए आपको व्याकरण पढ़ना चाहिए, अच्छे से व्याकरण पढ़ना चाहिए। इसीलिए बहुत सारी प्रश्नोत्तरियां करते हैं, हम कहते हैं मूल किताब पढ़ो, ढंग से पढ़ो, और आपको अच्छा लगता हो कि दो चार लोगों को जरूर आप बताया करिए कि नहीं हमको पता है। आप भी यदि आपको संस्कृत पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, तो सरल भाषा में आप, अब इसको हम देखें, फिर से आप पढ़िए, कह रहे हैं कि संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत के ओकार के बाद इत शब्द आवे तो संबुद्धि निमित्तक उस ओकार की विकल्प से। चलिए आप यहां पर देखिए, हमारे ऊपर छोड़िए, हम देखिए कितना आपको पाते हैं। संबुद्धो शाकल से तावनार से, यह वैकल्पिक प्रगृह संज्ञा संज्ञा सूत्र है। वैकल्पिक प्रगृह संज्ञा सूत्र है, वैकल्पिक प्रगृह संज्ञा सूत्र है। कौन सा, संबुद्धौ संबुद्धौ शाकल्यस्य के तावनार से, संबुद्धो साकल्य से तावनार से, धो शाकल्य से तावनार से, बोलिए, बुद्धौ शाकल्य से तावनार से, संबुद्धौ साकल्य से तावनार से। एक एक 16 इसका नंबरिंग है। कितनी नंबरिंग इसकी है, 1 1, एक एक अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का। इसकी परिभाषा क्या है, यह कहता है अवैदिक इत शब्द, अवैदिक इत शब्द के बाद में होने पर, अवैदिक
अवैदिक मतलब अनार्षे इति शब्द के बाद में होने पर, किसके? इति शब्द के, अवैदिक इति शब्द के बाद में होने पर संबुद्धि निमित्त ओकार की निमित्तिक ओकार की प्रगृह संज्ञा होती है। ओकार की प्रगृह संज्ञा होती है मतलब विकल्प से होगी। हाँ, ओकार की विकल्प से प्रगृह संज्ञा होती है। विकल्प से प्रगृह संज्ञा होती है। अवैदिक अनार्से इस शब्द के बाद में होने पर संबुद्धि निमित्तिक ओकार की विकल्प से प्रगृह संज्ञा होती है। संबुद्धो शाकल्य से तावनार्से, तो साकल्य से तावनार्से। अब ये आप लिखे हैं साकल्य से, साकल्य से मतलब साकल्य ऋषि। साकल्य ऋषि के बाद कहा कि अनार्षे। अनार्षे का मतलब क्या होता है मैं आपको यहां बताऊं। आर्ष शब्द है, आर्ष शब्द है। आर्ष का मतलब होता है वेद। आर्ष जैसे आप नहीं पढ़ते हो, कहते हो कि यह महाभारत आर्ष काव्य, कि नहीं? मतलब आर्ष मतलब ऋषि मुनियों के द्वारा, और ऋषि मुनि जो कार्य करते हैं वो वेदों में है। आर्ष माने यह वेद होता है। लेकिन यहां हमने लिखा अनार्षे, कहा कि अनार्षे। अब न आर्ष इति अनार्ष, न आर्ष इति अनार्ष। तो जो भैया यह वेद है, आर्ष वेद है, और जब न आर्ष कोई आदि नहीं होगा तो हम इसको हम अवैदिक बोल सकते हैं ना। मतलब अवैदिक बोल ही सकते हैं। मतलब वेद नहीं है तो फिर अवैदिक है, अर्थात वैदिक नहीं, मतलब लौकिक है। इसके बाद ये जो इति है वो लौकिक है। क्लियर? आर्ष माने वेद और अनार्ष माने तो वेद न हो, अर्थात उसको हम कहते हैं अवैदिक। अवैदिक अर्थात जो वेद से न हो। तो कहा कि जो वेद से न हो ऐसा इति शब्द के बाद में होने पर संबुद्धि निमित्तिक उस वकार की विकल्प से प्रगृह संज्ञा होती है। अभी इसके पहले आपने सूत्र पढ़ा है क्या? ओत। ओत क्या कहता है? ओत कहता है कि केवल ओकार हो, जैसे अहो ईशा है, कोई शब्द हो, आपने उसको ओत को पढ़ा, ओत ने कहा ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। अब वहां निपात की बात किया था, ओकारांत निपात की बात था। यहां ये शब्द क्या कहता है? संबुद्धो शाकल से तावनार से। कल ऋषि का नाम आ गया तो कार्य विकल्प से होगा, यह भी आपको ध्यान देना चाहिए। विकल्प से होगा, एक बात हो गई। दूसरे इन्होंने कहा अनार्षे। अनार्ष मतलब क्या होता? अवैदिक। न आर्ष इति अनार्ष, अवैदिक हो गया। अब आप इसको बात को समझ गए। चलिए, इसको आप जान गए तो आप अवैदिक इति शब्द के बाद में होने पर, अवैदिक इति शब्द के बाद में होने पर तो कॉमा में कर विकल्प को भी आप अवैदिक इति शब्द के बाद में होने पर संबुद्धि निमित्तिक वकार की विकल्प से प्रगृह संज्ञा होती है। उदाहरण इन्होंने दिया कि विष्णु इति, विष्णु धन इति। उदाहरण देखिए, बहुत झक्कास। कहा कि विष्णु धन। बाबूराम सक्सेना भी ऐसा कह रहे, जरा कि रहिएगा, ठीक है। हाँ, इन्होंने कहा है ना कि विष्णु धन इति। देखिए आप पृष्ठ संख्या 52 के पास अंगा में देखिएगा तो लिखा है विष्णु धन इति। अब आप इसको तो विष्णु तोड़ लिया आपने, निकाल लिया क्या? ओ। आगे क्या कर लिया? प्लस लगाया, आगे कर लिया इति। अब आप बताओ क्या संबुद्धो शाकल से तावनार से यहां पर लिखा है?
ये कह रहा है अवैदिक, मतलब जो अवैदिक इति, जो आप ये इति देख रहे हो, ये इति वैदिक नहीं है, ये विधि लौकिक है, मतलब जो लोकों में प्रयोग किया जाता है। अगर ये वैदिक होता तो फिर यह कार्य नहीं हो पाता। यह इति लौकिक है, इसीलिए कहा कि अवैदिक मतलब जो वेद में ना हो, ऐसा इति शब्द के बाद में होने पर, इति शब्द के बाद में होने पर, इति शब्द देखिए बाद में आया है प्लस के इधर, तो संबुद्धि निमित्त उस ओकार की, ये जो आप ओकार देख रहे हो, ये वाला आप जो ओ देख रहे हो, संबुद्धि निमित्तिक ओकार है। मतलब संबुद्धि निमित्तिक का मतलब ये संबोधन का ओकार है गुरु, ये संबोधन का ओकार है। संबुद्धि निमित्तिक का मतलब जो संबोधन, इसको बुलाया जाता है विष्णु, हे विष्णु, हे राम, ये संबोधन वाला ओकार है। संबोधन, संबुद्ध निमित्तिक का मतलब संबोधन वाला उकार। यही है। तब सूत्र ने कहा कि संबुद्धो शाकल चेतावनार से, अब पूरी परिभाषा जान गए होंगे आप कि अवैदिक शब्द मतलब इति, अवैदिक मतलब जो वेद का ना हो, लौकिक हो, वह इति हो। उसके बाद में संबुद्धि निमित्तिक मतलब संबोधन वाला वकार की विकल्प से प्रगृह संज्ञा, जब प्रगृह संज्ञा हो जाएगी संधि कार्य नहीं होगा। विष्णु ओ इति था, ये बेचारा ऐसे बना बना रह गया। क्या जब प्रगृह संज्ञा हो गया, कोई बातें नहीं है, फिर कोई बात करने का, तब क्या होगा, ये ओ जाकर के इसके ऊपर बैठ जाएगा, बन जाएगा ये विष्णु, और विष्णु आगे था इति, विष्णु इति। देखिए एक रूप बाबूराम सक्सेना बना होगा, ये जो बना है ये प्रकृति, एक रूप बन गया है प्रकृति भाव, एक रूप आपका क्या बन गया, प्रकृति भाव बन गया, विष्णु इति एक रूप। अब और क्या बन सकता है, और भी तो बन सकता है। अब और क्या बनेगा, और देख लेना, दूसरा रूप देखो क्या कहा इन्होंने, कहा कि विष्णु धन इति। अब इसको आप तोड़ना जरा, तो विष्णु ओ धन इति, देख लिया। अब इस ओ को क्या आदेश हो जाएगा, विष्णु अव धन इति आया। अब यहां विष्णु क्या, विष्णु अवधन इति, तो ओ को अव आदेश किस सूत्र से हुआ, एचो एवा ने इसको अव कर दी। अब जब आया तो आप अब इसको याद करिए, लोपह साकल्यस महोदय, जब लोपह साकल्यस महोदय आए तो उन्होंने क्या किया, लोपह साकल्यस महोदय ने ये अवर्णांत पूर्वक या और व का विकल्प से लोप करते हैं। लोपह साकल्यस क्या करते हैं, अवर्णांत या और व का विकल्प से लोप कर देते हैं, तो ये व का क्या हो गया, लोप हो गया, गायब हो गया। जब गायब हो गया मेरे प्यारे, तब क्या बन गया, तब क्या बन गया, जब चला गया तो ये आ जाकर के अड़ा में मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा विष्णु पूरा बन गया। ये विष्णु पूरा बन गया, आगे इति था तो आगे इति बन गया। ये दूसरा रूप आप देखने को मिल गया, दूसरा रूप। पहला रूप आपने क्या देखा था, पहला रूप आपने दिखा था विष्णु इति, हम सक्सेना हो। पहला रूप आपने देखा था विष्णु इति, दूसरा रूप आप देख रहे हो विष्णु इति। और जब यह भी कार्य, तो यह व का लोप होता है, यह व का लोप विकल्प से होता है, व का लोप ये विकल्प से होता है। अब जब एक पक्ष में होगा, लोप होगा तो विष्णु इति बनेगा, दूसरा रूप बन जाएगा। और जब लोप नहीं होगा तो एचो एवा यावा, ये जो नियम लगा था यही नियम रह जाएगा, तो आपका एक रूप बन जाएगा क्या, विष्णु, विष्णु बन जाएगा। और वह पे ई की छोटी की मात्रा ये वह भी रहेगा, और वह पे जाकर की ये छोटी की मात्रा पीछे से चढ़ जाएगी, और आगे बन जाएगा इति, बन जाएगा विष्णुविति, ये आपका तीसरा रूप बन जाएगा।
बाबूराम सक्सेना ने लिखा है विष्णो धन इति बराबर विष्णो इति विष्ण इति विष्णविति। देखिए तीनों रूप बन गया। ये जो रूप बना है विष्णो इति, ये संबुद्धो शाकल्य तावनार्थे से बना है। फिर से किताब में नोट कर लेना अपने, ये विष्णो इति संबुद्धो शाकल्य तावनार्थे से बना है। विष्णो इति प्रकृति भाव हुआ है। के बाद यह विष्णु इति कैसे बना है, ये लोपः साकल्य से बना है। मतलब एचव का नियम कार्य किया, फिर लोपः साकल्य से आया, पदांत यह और वह का विकल्प से लोप किया, तो विष्णु इति आपका एक बन गया। और फिर जब यह और वह का विकल्प से लोप होता है, मतलब वह का एक पक्ष में नहीं होगा, तो विष्णु इति बन गया। यहाँ तीन रूप बन गए, तीनों सही होंगे। विष्णु इति, विष्णु इति, विष्णुविति, संधि विच्छेद एक ही सही होगा, ये वाला विष्णु धन इति, यही संधि विच्छेद आपका सही होगा। लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। यही विष्णु धन इति, इसका भी संधि विच्छेद होगा, विष्णु इति ये भी होगा, इसका यही भी होगा, संधि विच्छेद यही होगा। ये तो हम सूत्र करके बनाते हैं, सारी चीज हम आपकी तो आपकी दिक्कत ना, लोग समझ ही नहीं पाते कि सूत्र। आप मेहनत करिए, हम बहुत मेहनत करते हैं आपकी, आप मेहनत करिए ताकि आपकी गाड़ी पार हो जाए ना। चलिए आज का एक और सूत्र बचा है, इसके बाद संधि समाप्त हो जाए। कौन सा सूत्र है? एक सूत्र और बचा है, दूरा दूते च। आप इसको पढ़ चुके हैं वैसे, फिर से एक बार हम आपको बता दें। दूरा दूते च क्या करता है? दूरा दूते च का मतलब क्या होता है? ये प्लुत संज्ञा करता है। दूरा दूते च प्लुत संज्ञा करता है। मतलब जैसे कोई चीज को से किसी को बुलाया जाए, हे राम, हे विष्णु, किसी का नाम दूर से बुलाया जाए तो दूर से बुला लेने से कर दूरा धूते से आहूते, दूरात दूते लिखा है, मतलब दूर से आहूते, आहुति बने बुला। दूर से जब किसी को बुलाओगे तो क्या होगा? प्लुत संज्ञा हो जाएगी, और प्लुत संज्ञा जब हो जाएगी तो प्रकृति भाव हो जाएगा। बाबूराम ने क्या लिखा है? कुछ लिखा है, कुछ इसमें नहीं लिखा होगा। उन्होंने लिखा है प्लुत के साथ भी संधि नहीं होती है, जैसे ए ही कृष्ण अत्र गौष्ठी। इसको कल, इसको भी एक बार देख लीजिए। आगे उन्होंने कहा दूरा दूते च। दूरा दूते क्या करता है? यह भी यह प्लुत संज्ञा कर देता है। संज्ञा 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 सूत्र ऐसे संज्ञा सूत्र है आपका दूते। चलिए दूरा धूते च, दूरा धूते च, ये क्या कहा? कहा कि प्लुत के साथ भी संधि नहीं होती है। मतलब दूरा दूते मैंने दूर से बुलाने पर वर्ण जब प्लुत हो जाते हैं तो वहां संधि कार्य नहीं होता। इन्होंने उदाहरण दिया, इसको मैंने आपने बता दिया। ए ही कृष्ण अत्र गौश्चरति, उदाहरण देखिए। ए ही कृष्ण अत्र गौश्चरति, ए ही कृष्ण, ए ही कृष्ण अत्र गौश्चरति। भगवान श्री कृष्ण गैया चराने गए थे और गाय खो गई थी। शाम का समय था, सारे लोग गाय ढूंढने लगे। एक ग्वाला काफी दूर था, वहां गाय मिल गई। वहीं से ए कृष्ण इधर आओ, कहाँ गाय चर रही है, ऐसा बुलाया। ए कृष्ण अत्र गौश्चरति, कृष्ण आओ। अब कृष्णा कहने से ये कृष्ण का जो आ है, ये ही कृष्ण, यहां से आपको तोड़ के निकल गया अ, आगे प्लस क्या है? अत्र गौश्चरति। ये जो कृष्ण का ये अ है, ये टी संज्ञक भी है। अचो अंत्याद टी से इसकी टी संज्ञा भी हो गई। अड़ा के अ में जो अंतिम अच है वो टी संज्ञक। और एक चीज और हुआ, ये टी जो अ है ये प्लुत 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 वर्ण है, ये प्लुत वर्ण है। और जब प्लुत वर्ण हो गया, नहीं तो यहां पर संधि हो सकती थी। दूरा दूते च क्या करता है? यह वैकल्पिक
यह प्लुत संज्ञा सूत्र करता है, लेकिन यहां आप लिख सकते हो विकल्प से करता है। यह प्लुत संज्ञा करता है लेकिन विकल्प से यह भी करता है, दूरात धूते च। और जब विकल्प से करेगा, देखिए कृष्ण, ये कृष्ण अत्र गौश्चरति, तो आ आओ मिलकर के जब प्लुत संज्ञा हो गया तो फिर यहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं हुई, ये जैसे था वैसे रह गया। एक वाक्य इसका ऐसा बन गया, ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरति, अत्र गौश्चरति, ये किसने बता दिया। और जब यह वैकल्पिक कार्य नहीं हुआ तो एक यहां पर आ और आ में संधि हो गई, तब दूसरा रूप क्या बना, ए ही कृष्णात्र, कृष्ण आ और आ मिलकर के क्या बन गया, ए कृष्णात्र गौश्चरति। एक रूप आपका ये बन गया। ये जो आपका रूप बन गया वो दीर्घ संधि के विधान से बना। एक जो रूप आपका ये बन गया, ये प्रकृत भाव जैसे का था वैसे ही रह गया। मतलब हम कह सकते हैं क्या, स्वर संधि समाप्त हो गई। अगर आपको यहाँ कुछ पूछना है आप हमें पूछ सकते हो 94 15 503 407, इस पे केवल आप मैसेज करके चीज बता सकते हो कि सर मुझे समझ में आया, आप आगे। ठीक है, चलो 94 15 503 407 पे आप इस पे बता सकते हो कि मुझे आगे पढ़ाइए, और आप इस नंबर पे करके आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। ठीक हो गया। चले अब जो है ये आपका कंप्लीट हो गया दूरा दूती च। अब हम लोग कल से, कल तो रविवार है, और कल जो जिन्होंने 299 रुपए का प्रैक्टिस सेट लिया है, कितने का, 299 का, वह कल आपको 50 क्वेश्चन हम देंगे उसमें उन फिर से। तो 299 का जो लिया है प्रैक्टिस सेट, वो भी यदि आप लोगों ने लिया है तो 299 का ले लीजिए। आपको बहुत मतलब ऐसा हम फोर्स नहीं करते हैं, हम मेहनत करते हैं। आप देखते हो हमारा सवाल जो होगा वो अच्छा होगा, वो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आप 299 का लेकर के आप कम से कम 2500 क्वेश्चन आप हमसे दे सकते हैं। जब तक परीक्षा चलेगी तब तक हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, सांस चलती रहेंगी तो देते रहेंगे। तो उसका मात्र 299 रुपए है। कल की कक्षा ये बंद होगी, फिर सोमवार को फिर से 4 बजे फल संधि लेकर आएंगे, और आपको परीक्षा तक पूरा बाबूराम सक्सेना जो जितना हमसे बन सकेगा हो पाएगा हम सब पढ़ा देंगे। तो किताबें बचेंगी, आपका सिलेबस पूरा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आपका जो आपने 999 रुपए का लगाया है ना, 999 रुपए, इसमें 999 रुपए में हमारी कितनी मेहनत लगती वो हमसे आप इंसान। ये तो संस्था के पास जाता है, और लेकिन फिर भी आप लोग इसके लिए लोग सोचते हैं, चल ठीक है अब जिसको जरूरत होगी वही। हाँ, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों को शेयर करके बात बताएं कि नहीं आपको लेना चाहिए या आपके उपयोग के। ठीक है मित्रों, आज की कक्षा को